हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आपने कभी सोचा कि आज हम लोग जैसे जी रहे हैं, क्या 200 साल पहले लोग वैसे ही जीते थे? उस टाइम भी बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। आज जो है एक मिडिल क्लास फैमिली का मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती है, और आज वो मतलब ऐसा स्कूल में पढ़ती है जहाँ बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं, मतलब एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या 200 साल पहले ऐसा ही होता होगा? बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती, और बहुत सारी लड़कियां जो है उस अपना आगे का पढ़ाई भी कंटिन्यू करती है, विद्यालय में जाती है, कॉलेज में जाती है, विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है, और आज नौकरियां भी करने लगी है। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। ये सब अभी का दिखाया है कि अभी लड़कियाँ स्कूल जाती, कॉलेज जाती है, वो कानूनन शादी के लिए बालिग होना ज़रूरी है, अपना मर्ज़ी से शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी वोट डाल सकती है, विधवा का दोबारा शादी हो सकता है। पुरुषों की तरह महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। ये सब अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी भी इन सब सारे अधिकारों का उपयोग महिलाएं नहीं कर पा रही। अभी भी गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या नहीं मिल पाते, मुश्किल से मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं या कभी कभी नहीं भी मिल पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। आज भी बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपने मनपसंद से शादी भी नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा अभी नियम है कि ऐसा कर सकती है, अपना हक पढ़ सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ये सब अभी की बात है कि लड़कियों को ये सब अधिकार दिया गया, लेकिन 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। अभी जो शादी बालिग होने पे किया जाता है, लेकिन उस टाइम 200 साल पहले बहुत कम एज में बच्चा में शादी कर दिया जाता था। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, और उस टाइम एक से ज़्यादा पत्नी रखने का प्रचलन भी था। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, और उस टाइम ऐसा भी था कि जो विधवा हो जाती थी उनको उसके पति के साथ जला दिया जाता था। कुछ देश के कुछ भाग में ऐसा भी प्रथा था। इस तरह से स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था, और जिन औरतों को उनके पति के साथ जला दिया जाता था, या तो इच्छा से या फिर ज़बरदस्ती, उन लोगों को वो लोग सती कहकर बुलाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। उस टाइम संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी, और शिक्षा तक तो महिला को मिलता ही नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देश के बहुत सारे भाग में लोग मानते थे कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, इसलिए वो लोग पढ़ाते ही नहीं थे। यहाँ पे एक फिगर है, देखिए, सती प्रथा का एक फिगर बनाया गया, जिसमें देखिए औरत को जिंदा, उसके हस्बैंड को जला रहा है तो औरत को जिंदा उसमें फेंक रहा है जलाने के लिए। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। जो यूरोप से जितना चित्रकार आए थे वो लोग यहाँ का जो बना रहे थे, उसमें से एक सती प्रथा का एक चित्र ये भी है। सती प्रथा के पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। सती प्रथा एक बहुत ही गंदा रूल था, जिसमें किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता था। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। समाज में सिर्फ ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष के बीच फर्क हो रहा है। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। स्त्री पुरुष के अलावा उस टाइम जातियों में भी फर्क था। जाति में भी भेदभाव किया जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो लोग खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद आता था व्यापार और महाजन लोगों का स्थान। काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। पहले आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो लोग ऊंची जाति का मानते थे। फिर वैश्य आते थे, महाजन, व्यापार और महाजनी लोग। फिर
ये काश्तकार और बुनकर अपने आप को शूद्र कहते थे। इसी श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ आती थी जो गाँव शहरों को साफ़ सुथरा रखती थी, और सबसे निचले पायदान पे वो जाति आती थी जो साफ़ सफाई का काम करती थी गाँव शहर में। ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें नीचे ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, और वो नीचे पायदान पे आने वाली जातियाँ वही सब काम करती थी जिसको ऊंची जाति लोग उसको नहीं करना चाहते, उसको दूषित मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उसकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। उन लोगों को लगता था कि ये सब काम करने से जाति भ्रष्ट हो जाएगी, वो सिर्फ निचली जाति के लोग ही करेंगे। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी, और ऊंची जाति में जो रहती थी वो नीचे पायदान पर जो जातियाँ होती थी उसको अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य घाट वाले तालाबों में नहाने की छूट नहीं थी। और जो नीचे पायदान वाली जातियाँ थी उन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। जिन कुआं या घाट से वो लोग पानी पीता था ऊंची जाति का लोग, ये लोग को पानी नहीं पीने दिया जाता था। जहाँ पे वो लोग नहाता था ये लोग को नहाने नहीं दिया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते देखे गए। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान बहुत सारा नज़रिया धीरे धीरे बदलता हुआ देखा गया। आइए देखेंगे ये कैसे हुआ। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ये कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिशे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य मान्यताओं से संबंधित जितना भी चर्चा है उसको बदलते हुए दिखाया गया है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। इसका एक वजह था कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छपी थी। पहली बार किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिका छपी थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों के पहुँच में भी थी। ये सिर्फ सस्ती नहीं थी, ये लोगों के पहुँच तक ये जाती थी। पांडुलिपियों के अलावा ये सस्ती थी और लोगों के पहुँच तक जाती थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। अब जो पहले सबके पास संचार का साधन, सब कोई नहीं जान सकता था क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब जो है जैसे किताबें छपने लगी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो अब सब कोई जान सकता था। आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, और बहुत सारे लोग अपनी भाषा में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी, और समाचार पढ़ने के बाद वहाँ पुरुष जो है वहाँ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक चीज़ों के बारे में आपस में चर्चा भी करते थे। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। ये चर्चाएं जो है आम जनता तक पहुंच सकती थी और धार्मिक परिवर्तनों के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी, और इस तरह का बहस अक्सर जो है भारतीय सुधारक और सुधार संगठन की तरफ से शुरू होता था। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। जो राजा राम मोहन राय थे इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। उनका विचार था कि परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ें और जीवन के नए ढंग अपनाने की कोशिश करें। राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय जो थे पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाएं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को किस तरह ज़बरदस्ती घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उनकी जो दुनिया है घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी।
उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को घर तक ही सीमित करके रखा जाता था, घर और रसोई में। उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त ही नहीं थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय ने विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय ने इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी बाहरी कष्टों का सामना करना पड़ता था। राम मोहन राय जो थे, उनको इस बात से बहुत दुख होता था कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनको अपना जीवन बड़ी कष्ट और दुख के साथ बिताना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छोड़ी थी। यह है राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। राम मोहन राय जो थे, संस्कृत, फारसी और कई भारतीय भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को चलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्होंने अपने लेखन से यह सिद्ध किया कि जो हम लोगों का ग्रंथ है, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जलाया जाए। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। जैसे कि आपने कक्षा 6 में भी अध्याय 6 में पढ़ा, इसी क्लास का अध्याय 6 में पढ़ा था कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीयों के जो कुछ रीति रिवाज थे उसके खिलाफ हो गए थे कि ये सब अच्छा नहीं है। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। वो जो थे अंग्रेज लोग, वो राजा राम मोहन के विचार को सही मानते थे क्योंकि वो लोग उनको एक विद्वान के रूप में देखते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और इसके परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। अब राजा राम मोहन राय ने जो रणनीति अपनाया इस चीज़ को सुधारने के लिए, बाकी सुधारकों ने भी अब अगले चीज़ के लिए ये सब रणनीति अपनाना शुरू किया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते। अब अन्य सुधारक जो भी चाहते थे कि इस प्रथा को ख़त्म करें, इस रीति रिवाज को ख़त्म करें, तो वो प्राचीन ग्रंथ का सहारा लेते थे और वहाँ से कुछ ऐसे श्लोक उठाकर लाते थे जो उनके विचार को सहमत करें। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ हैं। और इसके बाद वो दलील देते थे कि जो हम लोग ये चला रहे हैं ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, जो सुन के लोगों को अपने परंपरा को रखने के लिए वो लोग उस चीज़ को हटाते थे। यहाँ पे एक दिया हुआ है, कुंडों पर झूलने का त्यौहार मनाया जाता था। यह लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। एक लोकप्रिय त्यौहार होता था कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इसमें जो भक्त जो है पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहते थे। अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों अनुष्ठानों को बर्बर कहा, उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खासतौर से आलोचना की गई। जब अंग्रेज भारतीय रीति रिवाज की आलोचना कर रहे थे कि कुछ ऐसे रीति रिवाज जो बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं, तो उसमें इसका भी नाम था। जो कुंड पर झूलने का त्यौहार मनाया जाता था उसका भी नाम था, क्योंकि इसमें आदमी के खाल पर कुंड लगा के उसको झुलाया जाता था। यहाँ पे देखिए एक स्रोत दिया हुआ है। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती के जो समर्थक थे वे लिखते थे, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। जो सती प्रथा के समर्थक थे वो लिखते हैं कि औरतें जो कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना संकल्प, दृढ़ वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती थी, उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती थी। और उसमें से बहुत सारे लोग जो खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद खुद उसके साथ जाने का कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकलें, इसलिए हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। पहले तो वो खुद ही अपने पति के साथ जलने की कामना करती है, लेकिन अगर वो आग देख के डर से वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम उसको लकड़ियों से बांध देते हैं। सती प्रथा के जो विरोधी है वो भी बोलते हैं।
आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही कब दिया? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने का मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं। आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया और कैसे मान सकते हैं कि वो नहीं समझ सकती है? आपने उसको ज्ञान के बाद अगर वो नहीं समझ पा रही तब हम उसे अक्षम मानेंगे। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? अगर आप उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे तो आप उसको कम कैसे कह सकते हो? उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अब एक अन्य सुधारक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया था। उन्हें विधवा विवाह के पक्ष में भी प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भी इसको मान लिया और 1856 में विधवा विवाह का भी कानून पारित हो गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और कहा यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। और जो विधवाओं का विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर के भी विचारों का विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक जो विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया जा रहा था वो अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुत्तनू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह का प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। मतलब विधवा विवाह जो पथ का जो समर्थन का जो आंदोलन था वो देश के हर भाग में फैल गया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया और दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। इतना समर्थन होने के बाद भी विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और जो महिला विवाह करती थी उनको समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे और ये जो रूढ़िवादी तबके थे वो इस कानून का विरोध करते रहे। ये फिगर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जिन्होंने विधवा विवाह के लिए कानून लाया था, प्रयास किया था। और ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने उसका पक्ष लिया था। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में विद्यासागर और बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। अब 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के बहुत सारे प्रारंभिक स्कूल खुले तो उस समय बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों का भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। उन लोग सबको डर लगने लगा कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से ले जाएंगे पढ़ाने के लिए और घर का काम करने नहीं देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था और स्कूल जाने के लिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि उससे लड़कियां बिगड़ जाएगी और लोगों को लगने लगा था कि लड़कियां इस तरह सार्वजनिक स्थानों से जाएगी तो लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। वो लोग मानते थे कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके पिता या पति अपनी देखरेख में घर पर ही पढ़ाते थे।
कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा, और कई महिलाओं ने बिना किसी का मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख गया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राम सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा? क्या आपको याद है कि पिछले कक्षा में आपने राम सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। राम सुंदरी जो थी वो ऐसी महिला थी जो रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, और उत्तर भारत के जो मुस्लिम परिवार की महिलाएं थी अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी और घर पर ही पढ़ाने के लिए लेडीज़ टीचर आती थी। इन स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और इन स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारक ने कुरान शरीफ के आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी में ही उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। 19वीं सदी के आखिरी में ही उर्दू उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू का साज संभाल के बारे में पढ़े, और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वह धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं 1875 में। देखिए 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। जब स्कूल खुला था नया नया तो माना जाता था कि लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई लड़कों की अपेक्षा कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में जहाँ शिक्षा दी जाती थी। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।